हाय गाइस, दिस इज़ राजेंद्र। आप सबका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक पोइम ऑन इज ब्लाइंडनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉन मिल्टन, जिसका एरा था 1608 से लेकर के 1674 का, और ऑन इज ब्लाइंडनेस जो है ये कब लिखी गई? ये 1652 और या कई जगह पर 1655 भी लिखा हुआ है। 1652 या 1655 में लिखी गई और 1673 में ये पब्लिश करवाई गई। तो इस जो पोइम है, ये पोइम है, इस पोइम में जॉन मिल्टन यानी कि अपनी व्यथा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जॉन मिल्टन अपनी मात्र 44 की एज में ब्लाइंड हो गए थे, यानी नेत्रहीन हो गए थे। उसी पर आधारित ये पोइम है ऑन इज ब्लाइंडनेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जब मैं ये विचार करता हूँ कि किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी चली गई, ख़त्म हो गई। इर हाफ माई डेज, मेरी आधी जिंदगी होने से पहले, इर का मतलब पहले, इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइड, इस काले से और बड़े से संसार में। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, लेकिन एक टैलेंट, कौन सा टैलेंट? पोइटिक टैलेंट, जिसको छुपाना मतलब मौत के बराबर। लॉस्ड विद मी यूजलेस, मेरे अंदर दफन है लेकिन अब वो कोई काम का नहीं है, यानी यूजलेस है, बेकार है। दाओ माई सोल मोर बैंड टू सर्व देयर विद माई मेकर, हालांकि मेरी आत्मा अभी भी मेरे मेकर की ओर झुकी हुई है, उसकी सेवा करने के लिए, यानी मेरी गॉड, मेरी जो आत्मा है मेरे गॉड की सेवा करने के लिए अभी भी झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरे कर्मों का ट्रू अकाउंट पेश करती है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि वो मुझे डांटे नहीं, फटकारे नहीं। तो इस लाइन, जो नेक्स्ट लाइन है, इस लाइन में जॉन मिल्टन भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या भगवान उनसे भी डे लेबर चाहते हैं? डे लेबर का मतलब मेहनत करवाना चाहते हैं, एग्जैक्ट का मतलब एक्वायर या वांटेड। क्या भगवान उनसे भी डे लेबर चाहते हैं जो नेत्रहीन हैं, जो देख नहीं सकते? आई फॉन्डली आस्क, मैंने प्यार से पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, लेकिन जो पेशेंस था यानी मेरा धीरज था, धैर्य था, वो मेरी इस बड़बड़ाहट को रोकता है। जब मैं ये बड़बड़ा रहा था तो वो मेरी इस बड़बड़ाहट को रोकता है और जल्दी ही रिप्लाई करता है। गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओवन गिफ्ट्स, की भगवान ना तो किसी की मेहनत और ना ही किसी के गिफ्ट को चाहते हैं, यानी भगवान को ना तो किसी की मेहनत चाहिए और ना ही किसी के गिफ्ट चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइंड योक दे सर्व हिम बेस्ट, जो बर्डन को सहन करते हैं वो ही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। योक का मतलब एक प्रकार का बेल, जिसकी दोनों रस्सी बंधी होती है, जो कि बोझ को खींचता है। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो मुसीबतों में भी नहीं घबराता और मुसीबतों का सामना करता है, मुसीबतों को सहन करता है, वो ही भगवान के सबसे अच्छे सेवक होते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, उसका राज्य बहुत बड़ा है। 1008 इज़ बीडिंग स्पीड, हज़ारों की संख्या में उसके ऑर्डर से काम करते हैं, बीडिंग का मतलब ऑर्डर। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और ट्रैवल करते हैं कहाँ? धरती पे और समुद्र में बिना किसी रेस्ट के। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी भगवान की सेवा करते हैं जो लगातार खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो यानी सभी भगवान की सेवा करते हैं। और इस पोइम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो वो भी देखिए आप। इट इज़ ए पेट्रार्कन सोनेट, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, यानी कि जो पेट्रार्कन राइटर था उसके द्वारा स्टार्ट की गई थी और तब से पेट्रार्कन सोनेट का चलन हो गया। तो ये जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोइम है, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। इट इज़ ए लिरिक पोइम विद 14 लाइन्स, 14 लाइनों की एक लिरिक पोइम है। अब देखिए इसकी जो शुरू की 8 लाइनें हैं, यानी कि शुरू की जो 8 लाइनें हैं उसमें तो उसको तो अपने कहेंगे ऑक्टेव, और बाकी 6 लाइनों को हम कहेंगे सेस्टेट। यानी शुरू की 8 लाइनों में तो प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी 6 लाइनों में आंसर दिए जाते हैं। सोनेट जो होती है पेट्रार्कन सोनेट, उसकी शुरू की 8 लाइनें ऑक्टेव इसलिए कहलाती हैं क्योंकि उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सेस्टेट यानी उसके अंदर आंसर दिए जाते हैं। ये इसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम देखिए, ए बी बी ए बी बी ए, यानी ये यहाँ तक ऑक्टेव कहलाएगी। सी डी ई ये सेस्टेट है, यानी ये 6 हो गए, ये 8 हो गए। ये किस प्रकार से है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ऑन इज ब्लाइंडनेस इज़ ए ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट, यानी कि ये खुद की जीवनी पे आधारित है,
उसकी व्यथा को बताती है। और कब लिखी गई? 1652 या 1655 में। कब पब्लिश करवाएगी? 1673 में। और किस में पब्लिश करवाएगी? ट्रिनिटी मनुस्क्रिप्ट में, इसके अंदर पब्लिश करवाएगी। मिल्टन वाज रिलेटेड टू प्यूरिटन एज। मिल्टन जो था प्यूरिटन एज से रिलेटेड था, जो कि 17th सेंचुरी में थी। यानी एक ये भी युग था, एरा था प्यूरिटन एज का। कौन सी? यानी कि 17th सेंचुरी के अंदर। और ये जो है ये किस प्रकार से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लास्ट में वर्ड है स्पेंट, इसको अपने नाम दिया ए। और सेम इसी प्रकार का वर्ड यहाँ आएगा स्पेंट, बेंट, तो इसी को भी नाम दे दिया ए। फिर इसी प्रकार का वर्ड यानी बेंट, प्रेजेंट, ए आ गया। तो अपने जैसे जैसे साउंड मिलता जाएगा वैसे वैसे उसका नाम देते जाएंगे। अब देखिए जैसे वाइड, अब ये वाइड का साउंड इससे नहीं मिलता, किसी से नहीं मिलता, इधर इससे नहीं मिलता, इससे नहीं मिलता, तो इसको बी नाम दिया। वाइड जैसा ही साउंड इसमें है हाइड, तो वाइड, हाइड, इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, ए हो गया ये। अब ये देखिए हाइड, वाइड, और ये चाइल्ड हो गया, इसको बी नाम दे। डिनाइड, ये बी दे दिया। प्रिवेंट, अब ये देखिए प्रिवेंट किससे मिलता था? बेंट, प्रेजेंट और स्पेंट से, तो इसको ए नाम दे दिया। उस प्रकार से नीड, नीड जो है इनमें से किसी से भी नहीं मिलता, तो इसको एक अलग नाम दिया सी। और उसके बाद बेस्ट, ये भी किसी से नहीं मिलता, तो इसको नाम दिया डी, अलग नाम दिया। ना तो ये सी वाले से मिलता है, ना इनमें से किसी साउंड से मिलता है। और उसके बाद एक था स्टेट। अब ये देखिए ये जो साउंड है स्टेट, ये इनमें से किसी का नहीं है, तो इसको एक अलग नाम दे दिया। अब ये वापस सी कैसे आया? क्योंकि सी कहाँ था? ये रहा, नीड, स्पीड, नीड, स्पीड, बेस्ट, रेस्ट, और स्टेट, वेट। तो इस प्रकार से यानी साउंड जैसे जैसे मिलते हैं वैसे वैसे हम इनको नाम देते रहते हैं, और यही राइम स्कीम होती है। और उसके अंदर एक चीज़ और, ये कुछ लिटरेरी ड्रम्स भी हैं। जैसे कि इसके अंदर इस लाइन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी, डी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, यानी कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसकी रिपीटेशन हुई है, इस कारण उसमें अलिट्रेशन है, यानी अनुप्रास है। मेटाफर कहाँ होता है? जब हम यानी कि एज और लाइक के बिना, अगर एज और लाइक का यूज़ करते हैं तो उसमें सिमिली लिटरेरी टर्म्स होती है। एज और लाइक के बिना हम जब किसी दो वस्तुओं का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें मेटाफर होता है। तो यहाँ से लेकर के, दाओ से लेकर के माई मेकर तक, इसमें बिना एज और लाइक का यूज़ किए कंपैरिजन किया गया, तो इसमें मेटाफर है। और थर्ड है इसमें पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहाँ होता है? जब हम किसी मतलब वस्तु की तुलना किसी इंसान से करते हैं तब वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे बट पेशेंस, अब पेशेंस कैसे जवाब दे सकता है? इस लाइन में पेशेंस तो दे नहीं सकता जवाब, व्यक्ति ही जवाब देगा। तो पेशेंस की जो यानी तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया, वो एक इंसान से किया गया, इसलिए इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। और इसके बाद लास्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कहाँ होता है? जब दो वस्तुओं के बीच में विरोधाभास हो, यानी दोनों दिखने में तो सही हो लेकिन जब हम पढ़ें उसको तो वो थोड़ी सी हमें अजीब लगे दोनों। तो स्टैंड और वेट, ये जो दो हैं ये हमें वैसे तो सही लगती है, लेकिन हम जब इसका मतलब समझते हैं तो ये एक दूसरे का विरोधाभास करवाती है, तो उसमें पैराडॉक्स होता है। तो इस छोटी सी पोइम में हमने यानी जॉन मिल्टन की व्यथा के बारे में जाना, और ये छोटी सी पोइम ही हमारे फर्स्ट ग्रेड और अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये हमारी की गई मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।